नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। ब्रह्मास्त्र में आज बात होगी कि लेह हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, लेह में क्यों हिंसक हुआ आंदोलन। लेह हिंसा, क्या यह सिर्फ राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ जो हिंसा में तब्दील हो गया, या हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी? क्या राहुल गांधी का जेनजी वाला पोस्ट हिंसा की चिंगारी बम बन गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए और सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। हिंसा के तहत राहुल के जेनजी वाले पोस्ट से बीजेपी के नेता जोड़ रहे हैं। आरोप कांग्रेस के एक वार्ड मेंबर पर भी लग रहे हैं। तो सवाल है कि क्या हिंसा के पीछे सियासी स्ट्रेटजी है? क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हिंसा के बाद भारत में भी वही स्क्रिप्ट चल रही है? लेह हिंसा में कौन कौन से चेहरे पर्दे के पीछे सक्रिय थे? क्या भारत में अराजकता की राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू गठजोड़ काम कर रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। दो नाम जिन पर आरोप लग रहे हैं कि इस हिंसा के पीछे हैं, एक सोनम वांगचुक और दूसरा कांग्रेस के वहां के स्थानीय पार्षद, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इन दोनों ने ही लोगों को भड़काया, इन दोनों की वजह से वहां हिंसा हुई। लेकिन बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या ठीक उसी तरीके की एक साजिश, एक एक्सपेरिमेंट लेह लद्दाख में हो रहा है? और इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, सोनम वांगचुक पर, उस आरोप में दम है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आज इसी पर बात करेंगे। राधिका खेड़ा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ हैं, सुशील पंडित जी रूट्स इन कश्मीर से हमारे साथ हैं, सुधा मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राधिका जी, सबसे पहले सवाल आज मेरा आपसे ही है कि अगर आप लोग आरोप लगा रही हैं, आप लोग कह रही हैं सोनम वांगचुक या कांग्रेस का वो पार्षद जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डाला जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि देखिए यही वो वीडियो है जिसमें वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जिसकी वजह से हिंसा हुई, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन शुरू हो जाना चाहिए था। सभी को नमस्कार। 23 सितंबर 2025 को एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कांग्रेस करती है और LAHDSC लेह में होती है, जिसमें यही कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स मनला दोरजे नोरबू ये कहते हैं कि आप जितनी भी चाहे लाखों CRPF डिप्लॉय कर दीजिए, थाउजेंड्स लैक्स जो भी कर दीजिए, जितनी आप रजिस्टर FIR कर दीजिए, जितनी भी मेरे को आप जेल में डालने की कोशिश कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी के ऑफिस जाऊंगा। साथ ही साथ यहीं पे बात खत्म नहीं होती, वो ये भी कहते हैं कि मैं ऑफिस के अंदर घुस के पत्थर भी मारूंगा, बाहर भी और अंदर भी। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक का भी आप लोगों के चैनल्स में भी वो चलाया था, वो मीडिया के थ्रू बात कर रहे थे और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बात शुरुआत होती है उस आदमी से जो कांग्रेस पार्टी के मालिक है, राहुल गांधी। जब भी बांग्लादेश की सिचुएशन आई थी, या जब श्रीलंका की सिचुएशन आई थी, या जब नेपाल की सिचुएशन आई थी, हर बार ये आदमी तालियां बटोरने का काम करते हुए यहाँ के लोगों को हिंसा भड़काने की कोशिश करता है। और खासकर नेपाल का जो सबसे रीसेंट इंसिडेंट था, उसके बाद लगातार कांग्रेस के सारे नेता नेशनल टेलीविजन पे आके ये बोल रहे थे कि यही हाल होने वाला है। और उन्होंने जेनजी को आह्वान भी किया, अपने प्रेस वार्ता के थ्रू आप लोगों ने लाइव कट करी थी। जेनजी ने जवाब दिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में और तेलंगाना में इन्हीं की जहां पे सरकार है। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिस बेरर्स, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी राहुल गांधी के गुंडे, उनकी पार्टी के गुंडे लेह लद्दाख की जनता को बदनाम करने के लिए, जेनजी से बदला लेने के लिए वहां पे जाके आगजनी करते हैं, इस तरीके की हिंसा करते हैं और बदनाम किसको करने की कोशिश कर रहे हैं? जेनजी को, जो सरकार के साथ खड़ा। ठीक है, आप लोगों का ये कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने जेनजीज को उकसाया, भड़काया और पिछले कुछ दिनों में जो बयानबाजी हुई है,
नहीं 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 नहीं, मैं फिर क्लियर कर दूं। हाँ। इसमें हमारी जेनजी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी के गुंडे हैं, उनके कार्यकर्ता राहुल के गुंडे, कांग्रेसी गुंडे हैं ठीक है। जिन्होंने ये काम किया। और ये सारा के सारा इल्जाम वो जेनजी पे ऊपर मढ़ना चाह रहे हैं, जो जेनजी उनके साथ नहीं है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या तेलंगाना की हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जेनजी ने अपना जवाब दिया है कि वो किस तरफ खड़े हैं। ये यहाँ पे आम यूनिवर्सिटी के जनता चुनाव में उसके को नतीजों ने गलत बताया है। दिखाने ठीक के है, लिए। ओके ओके। सुधा मिश्रा जी, मतलब शर्म नहीं आती है इस देश में सरकार में बैठे हुए लोग जब जनता के ही बातों को ठुकरा दे रहे हैं और इतनी ज्यादा बेशर्मी से अपनी बात रख रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार आपकी। और 4 मांगों को लेके लगातार कई सालों से लगातार जब से आपने और गृह मंत्री ने वादा किया था कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ बेशर्मी से बात हो रही है कि हमने कहा क्या लेह देश के बाहर की जगह है? क्या लेह के प्रदेश सुधा जी 8 तारीख को बात होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, इस पर बातचीत चल रही है, फिर भी लोग, फिर भी कौन उकसा रहा है, वहां हिंसा कौन कर रहा है, आग कौन लगा रहा है? जब जनता आज मांग कर रही है, सुनिए सुनिए, चिल्लाइए नहीं, डोंट इंटरप्ट, बीच में नहीं बोलिए। मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे, बोलना शुरू नहीं, आपको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। सुधा मिश्रा, अगर आप नहीं सवाल नहीं, आप जानबूझ के इंटरप्ट कर रहे हैं। बात कह रही हैं तो सुनिए सुधा मिश्रा जी, सुनिए मेरी बात से आप लोग बोल रहे हैं। सुनिए सुधा मिश्रा जी, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था, क्या पोस्ट किया था? आप लोग भड़का रही है लोगों को। सुधा मिश्रा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था? शर्म क्या पोस्ट किया था, बताइए। आप पत्रकार हैं, क्या आधी अधूरी बात। सुधा मिश्रा, आप बताइए क्या पोस्ट किया था, दिखाइए। उन्होंने राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया था? इस देश के लोग, सुधा मिश्रा नहीं, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा था इस देश के लोगों की बातों को सुना जाए, ठीक है ना? दिखाइए नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। अगर बुलाते हैं तो सुनने की हिम्मत रखा करिए। 4 मांगों को लेकर मिश्रा, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो उसके पीछे तथ्य भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए। सिर्फ आती हैं तो बैठकर चली जाएंगी, ऐसा नहीं चलता है। आपको तथ्य सारे हैं। कहां है तथ्य? दिखा रहा हूं मैं तथ्य, सारे हैं। मैं दिखा रहा हूं मैडम तथ्य। सुधा जी, मैं तथ्य दिखा रहा हूं। एहसान पे नहीं, सुन लीजिए, देखिए, पहले सुनिए, देखिए आंख खोलकर कि आप लोग देश में कैसे हिंसा करना चाहती हैं, आग लगाना चाहती हैं। सच से आप लोग डर जाते हैं। अपने 4 सूत्रीय मांग सुन लीजिए, पहले मेरे बोलने दीजिए, फिर दिखाइएगा। 4 सूत्रीय मांग को लेके लोग आए थे, और वो मांगे किससे थी? जो वादे किए गए थे। और ये जो कह रही हैं पत्थर फेंके गए भाजपा कार्यालय से, और ये झूठ बोल के यहाँ पे लोगों को, दर्शकों को बरगला रही हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ तथ्य मौजूद है। आपके आधे अधूरे बयानों से दर्शक उलझने वाले नहीं है। हमारा देश नेपाल श्रीलंका में नहीं है, लेह श्रीलंका नेपाल में नहीं है। इस देश के लोगों की जरूरत है। उत्तराखंड के बच्चे अगर विद्रोह कर रहे हैं तो आपके पेपर लीक क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर लेह के बच्चे वहां पे खड़े हैं तो अपने अधिकारों के लिए, नौकरियों के लिए खड़े हैं। और आप लोग को शर्म नहीं आती कहते हुए कांग्रेस जिम्मेदार है, सरकार आपकी। आप लोगों को तो शर्म तब भी आनी चाहिए थी सुधा मिश्रा जी, जब आप लोग नेपाल को और भारत को कंपेयर कर रहे थे। आप लोग जब कंपेयर कर रही थी ना कि नेपाल जैसे हालात यहाँ ना हो जाए, तो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान से नेपाल सीखता है और नेपाल से हिंदुस्तान में कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप लोग हिंसा को भड़काने की कोशिश में क्या क्या कर जा रही हैं, आप लोग अपनी बातों को रखने की कोशिश में क्या क्या कर जा रही हैं। हिंसा भड़क जा रही है, बीजेपी कह रही है, और आप लोग कह रही है कि शर्म आनी चाहिए। बोल के बीच में इंटरप्ट करते हैं। राधिका खेड़ा बोलती रही, आपकी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है मैडम, ठीक है ना, ऐसा लगता है आपको भी टाइम दिया है। सिर्फ बदतमीजी करने आई है तो कोई फायदा नहीं, रुक जाइए। विद्यानाथ जी, सिर्फ बदतमीजी अगर करने आई है सुधा मिश्रा तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप अपनी बात रखना चाहती हैं तो पूरा टाइम दूंगा। बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। सोनम है कौन है वो? आप बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत कीजिए। अगर आप ये तय करके आई हैं कि टीवी पर जाएंगी और बदतमीजी करेंगी तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। अब रुक जाइए, बोलिए राधिका खेड़ा, 20 सेकंड में उनको जवाब दीजिए सुधा मिश्रा जो सवाल पूछ रही हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जिस पार्टी की टैगलाइन है, जो स्वयं जॉर्ज सॉरस चाचा ने इनके दी है, वो यही आगजनी को देखिए। मैं महिला के बीच में चिल्लाई नहीं थी, इनको म्यूट रखिएगा। और मैं आपसे विद्यानाथ जी, जनता आपकी मैं के लिए लड़ रही है। सुधा मिश्रा अब कांग्रेस पार्टी की नेता है ना, रुक जाइए थोड़ा सा। अरे कम से कम रुक जाइए ना, अभी जनता ने भी आपको बोला है कि थोड़ा रुक जाइए, डिबेट में भी थोड़ा रुकिए, सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो सुन लीजिए, बीजेपी से सरकार का पक्ष तो जान लीजिए। इस तरह के सुन लीजिए, मुझे कट कर दीजिए। सुधा मिश्रा जी, आपने बीजेपी से सवाल किया, जवाब दे रही है राधिका खेड़ा, तो सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी कि बोलती रहेंगी? जनता आप लोगों को उत्तर दे रही है जिस तरह से उनके अधिकार। मैडम मैं कह रहा हूं, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है? सुधा मिश्रा जी, आपको सवालों का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए?
वो जवाब दे रही हैं। हाँ तो जवाब दे रही है, सुनिए ना, आप बोल होंगे, आप लगातार बोले जा रही हैं और आप लोग बैठे आप लगातार बोले जा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा अगर आप सिर्फ बोले जाएंगी तो। मैं छोड़ रही हूँ, आपका डिबेट करने लायक ही नहीं है। आप भाग रही हैं, छोड़ नहीं पाएंगे आप भाग रही हैं क्योंकि आपको सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं भाग नहीं रही हूँ, आप भाग रही है मैडम। अगर आपने सवाल उठाया और बीजेपी जवाब दे रही है तो आपको सुनना चाहिए। आप जनता की बात ही नहीं आपको करते। अरे भाई आपने सवाल उठाया है कि आप लोग सिर्फ सवाल उठाकर भाग जाना चाहती हैं। आप भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैडम आपको जरूरत है उसकी, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। आप राहुल गांधी के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, मुझे पता है। बात करिए सुधा मिश्रा जी, पर्सनल मत होइए, नहीं तो इतना पर्सनल होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या करती हैं और मैं क्या क्या बता सकता हूं। सुधा मिश्रा जी रुक जाइए, सवाल पूछा आपने, जवाब सुनिए, बोलिए। आपसे कोई नाता नहीं है। सुधा मिश्रा जी प्लीज, मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, सुधा जी, मैं लगातार आपको सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं, आप रुक जाइए प्लीज, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। आपने सवाल किया है, सुन लीजिए जवाब, बोलिए राधिका खेड़ा। विद्यानाथ जी, कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है उनकी प्रवक्ता ने आज आपके चैनल पे दिखा दिया। मैं फिर बोलूंगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कांग्रेस की टैगलाइन है, जो इनके जॉर्ज सोरोस चाचा साहब ने भेजी है, जिससे ये चलते हैं, उनका एग्जाम्पल उन्होंने आज लद्दाख में दिखाया। अब ये कल की, ये 23 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता पढ़ के नहीं आई है, तो आपका चैनल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखा दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कॉर्पोरेटर साफ साफ बोल रहा है कि मैं, मेरे पे जितनी मर्जी एफआईआर कर दो, मैं पत्थर मारूंगा, मैं तो जी जाके करूंगा। और जब तहकीकात हुई तो ये सामने आया, जो ये यहाँ पे आपकी कह रही है कि जेन जी की आवाज दबाई जा रही है, वहां पे सर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। आपने वहां के बच्चों के सर फोड़ दिए। विद्यानाथ जी, मैं ऐसे अराजक तत्वों के साथ डिबेट नहीं कर सकती, मैं डिबेट छोड़ दूंगी। सुधा जी, आप क्यों मजबूर कर रही है मुझे कि आपको ऑडियो डाउन करना पड़े? आप बोलिएगा ना मैडम, इस तरह से डिबेट में बैठती हैं क्या आप? ऐसे डिबेट करती हैं क्या आप? आपको अगर बोलना है आप जवाब दीजिएगा। सुधा मिश्रा जी, आप ये तय करके आई कि सिर्फ बोलूंगी सुनूंगी नहीं, तो मैडम ऐसे नहीं होता ना, बाकी गेस्ट भी बैठे हुए, 4 लोगों के पास मैं जा ही नहीं पाया हूं। आप लगातार बोले जा रही हैं। मैडम रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज, सुधा मिश्रा जी प्लीज थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए, थोड़ा पानी पीजिए मैम, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राधिका जी जल्दी से 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी और उनके छर्रों को एक क्लियर मैसेज दे दूं, ये भारत वर्ष है, भारत में ना कोई ऐसे अराजक तत्वों की जगह है और ना ही कोई हमारे संविधान को चीर सकता है और ना ही कोई यहाँ हिंसा भड़का सकता है। ये लोग जितनी, I'm sorry विद्यानाथ जी, सुधा जी के ऑडियो को डाउन कर दीजिए, सुधा जी के ऑडियो को डाउन कर दीजिए। जब मैं सवाल लेकर उनके पास जाऊंगा या उनको कुछ बोलना होगा तो उनका ऑडियो ऑफ कीजिएगा, बोलिए। धन्यवाद। ये भारतवर्ष है जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। यहाँ पे इस तरीके की हिंसा की ना कोई जगह है और ना हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के लोग ऐसे तत्वों को जगह देते हैं। इसीलिए 11 साल से ये लोग संताप में नहीं है और इसीलिए 100 चुनाव यही हिंसा भड़काने वाला राहुल गांधी जो गुंडा है वो कर सकता है। हमारे देश में इस अराजकता को ना ये फैला सकते हैं और ना हम इन्हें फैलाने देंगे। इसीलिए ये अपने गुंडों को अपने घर में रखे और हमारी जेन जी को बदनाम करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है तहकीकात के बाद कि ये सारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने उन्हें किया था और इसमें आम जनता कहीं भी नहीं। ठीक है मैम, ओके। किशोर जी, अगर इसमें जेंजी नहीं है तो आप लोग जेंजी बार बार क्यों कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा गंभीरता बना लीजिए। यह लेह अपेक्स काउंसिल और कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट का आंदोलन था जिसकी 6 मांगे थी, जिसमें राज्य की मांग पहले थी, 6ठी अनुसूची की बात थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी, फिर वो सांसदीय सीटें बढ़ाने की बात थी, सरकारी धीमी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने की बात थी और बेरोजगारी पर एक मुद्दा था। लेकिन यह आंदोलन जन आंदोलन है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टियां अगर वो जन आंदोलन में हिंसा करती है तो इसके सरकार संज्ञान ले। लेकिन वांचुक ने तो कहा है कि ये नॉनसेंस आप बंद करो, हिंसा को कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पिछड़े जो प्रदेश है, जैसे विदर्भ हो गया, हमारा बुंदेलखंड हो गया, लेह हो गया, तो यहाँ पर ये मांग है कि इनको राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इस आंदोलन का जी, फिर मैं पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपके नेता संजय राउत सुबह उठकर मीडिया के सामने सबसे पहले जब अपना मुंह खोलते हैं, बोलते हैं, तो जेंजी का जिक्र करते हैं, क्यों सर?
नहीं, अभी अभी मैं आपको बताता हूं। हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर जी बिहार में चुनाव में जा रहे, जनता का आक्रोश मिल रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, वहां पर महाराष्ट्र के सीएम जाते हैं तो जनता का आक्रोश मिल रहा है। और ऊपर से इतना बड़ा जन आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन है, और कांग्रेस को उसका श्रेय देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बताता हूं। और ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो विपक्ष के नेता को गुंडा बोल रही है। हाँ, मुझे बताइए भाषा पे एक मिनट, गुंडा गुंडा ये शब्द वापरा, ये गुंडों को जेल आप में मेरे प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे और मैं आपको असलियत में चेहरा दिखा के गुंडा भी ना बोलूं? सॉरी, सारी चीजें भारतीय ये जनता बीच पार्टी में के बोल लिए रही नहीं तो है। आप बोलने दे आप रहे। रोज बोलते हैं, ये आप बीच खुद में मुझे बोल रही, डिबेट बोलने में दे रहे। धमकाते हैं कि मुझे डर के रहना चाहिए। गुंडे तो आप अरे ही हैं, राहुल भैया, गांधी आप के। बोलने दे आप रहे हर इसको। डिबेट में धमकाते हैं मुझे। अरे निकालो झा, पुराने झा। क्लिप आपके 3 दिन पहले के। तो आप और राहुल गांधी गुंडे अरे ही है झा जो साहब, महिलाओं को धमकाते ये हैं, कौन है? जेएनजी को धमकाते हैं। अरे ये गुंडे किराए हैं की बाई राहुल है गांधी। भैया। आप मेरे देश ये के राहुल प्रधानमंत्री गांधी को के घर चोर के सामने बोलेंगे तो खड़ी आप रहती गुंडे थी। ही है। गुंडे अरे भैया, मैं गुंडे बता रहा हूँ, प्लीज, प्लीज, जो देखो ये देश में बीच में बोल रही है। अराजकता पर्सनल मत चाहते होइए हैं। किशोर जी, फिर बोल रही हूँ। पर्सनल क्यों हो रहे हैं? क्या अरे दिक्कत है मैं सर? बता रहा पर्सनल हूं। होने आप लोग इतनी मेरे जल्दी देश क्यों के उखड़ जाते हैं कि प्रधानमंत्री पर्सनल को हो जाते गाली हैं? देंगे वो तो कांग्रेस की देखो, नेता बैठी हुई थी, सवाल का जवाब देने की जगह पर्सनल होकर उठकर भाग गई। अरे मेरी जब बात जवाब तो मिल रहा था सुनो। तो उठकर भाग गई। अरे सर ये जा परंपरा साहब, अच्छी नहीं है जा सर। साहब। अरे जा साहब, आपके मेरी बात कार्यकर्ता सुनो। और आने वाले वक्त में जो आप लोगों की कमान संभालेंगे, आप लोगों की जगह बैठेंगे, वो देख के क्या यही सीखेंगे किशोर जी? अरे मैं बता रहा हूं कि मेरे बीच में किसी प्रवक्ता के साथ ऐसे बात करते हैं? एक मिनट, महिला प्रवक्ता को ऐसे राजीव, बोलते हैं? किशोर जी, हाँ। आप इतने अरे सीनियर नेता, भैया, अरे कंप्लीट ये कीजिए सर। ये हर देखो, डिबेट में अभी ऐसे ही जो- बोलते हैं। फ्रस्ट्रेटेड आदमी अरे है, नहीं, उम्र नहीं। के साथ भी तहजीब नहीं प्लीज प्लीज सीखे हैं। राधिका जी रुक जाइए, एक बार उनको कंप्लीट कर नहीं, दीजिए। देखिए, राधिका खेड़ा जी का इतिहास ऐसा है कि सर ये प्लीज, मैं कांग्रेस के- राधिका खेड़ा पर डिबेट करने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है यहाँ चली गई ना। पर। राधिका खेड़ा पर अरे डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया है किशोर तिवारी जी आपको। मैं आपके लेह यहाँ लद्दाख में जो चली हुआ है गई, उसके लिए मैंने आपको बुलाया है। लेह में जो हिंसा हुई है उसके लिए बुलाया है। आपके नेता संजय राउत ने जो बयान दिया उसके लिए बुलाया है किशोर तिवारी जी। उस पर अगर आप कुछ बोलेंगे तो बोलिए सर। बताएंगे राहुल गांधी के छर्रे यहाँ बैठ के गुंडे। मेरा प्लीज इतिहास प्लीज बताइए, प्लीज अपने राधिका जी, इतिहास में जाइए। राधिका जी, मैं यहाँ पे राधिका किसी जी, के character से राधिका जी, बताइए, प्लीज। राधिका राधिका खेड़ा प्लीज, कैसे नहीं हूं मैं? राधिका खेड़ा, बदतमीज राधिका आदमी। खेड़ा, आप क्यों ऐसे अराजकता आपको करते पता है टाइम खराब हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है मैडम। जो लोग बैठकर आप लोगों को सुनना चाहते हैं उन लोगों का वक्त खराब हो रहा है। राधिका खेड़ा प्लीज रुक जाइए। मुझे बताइए विद्यानाथ जी, क्या हम महिलाएं ऐसे दो घटिया शब्द इस्तेमाल करने वाले घटिया लोगों की बातें सुनने के लिए आती है? मैं देश की आधी आबादी को अरे मैं represent बोल लूं करती हूं, भैया। और ऐसे छर्रे भैया, ये कुछ भी तिहाड़ी बोल के देंगे। मजदूर को रोको। मेरा character प्लीज। assassination करेंगे। नहीं, ऑडियो डाउन कर तिहाड़ी दीजिए। की- किशोर तिवारी जी की आवाज कम कर दीजिए। और राधिका जी रुक जाइए थोड़ा सा, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। सुशील पंडित जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इसके पीछे कांग्रेस है और वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया है। दूसरी तरफ सवाल यह भी है सर कि अगर वहां के लोग हिंसा भड़का रहे थे तो इस वक्त कमान केंद्र के पास है, केंद्र को उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था। विद्या जी, मैं आपसे सहमत हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि लद्दाख एकमात्र ऐसा क्षेत्र है भारतीय भूगोल का जहां दोनों शत्रु पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाएं मिलती हैं। ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ लगातार भारत पर, भारत की एक अखंडता पर, भारत की एकात्मता पर प्रहार होते रहे हैं और लेह विशेष तौर पर एक बहुत देशभक्त जनता का क्षेत्र है। यहाँ के बौद्ध, इन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना लोहा मनवाया है और लेह खासकर 370 के जाने के बाद और वहां पर केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद मजबूती के साथ खड़ा रहा है उन फैसलों के साथ। और भाजपा ने, केंद्र सरकार ने उनको आश्वस्ति दी थी कि उन्हें छठे शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, उनके घोषणा पत्रों में है। और वहां के खुद जो आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, थुप्सम छुआंग, वो 2014 में भाजपा के ही सांसद थे। क्या हो गया?
भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता इस धरने पर बैठे थे। वहां पर नौकरियां जा रही हैं, पैसा जा रहा है, बजट आ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन ऐसी कैसी संवादहीनता की स्थिति है कि आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, उनको पास बिठाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, और सुशील जी, कैसे कितनी कीमती जानें जाया हो रही हैं सुशील जी, हमारे युवाओं की। आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेह में ये हिंसा भड़की है या भड़काई गई है, कि लगातार जो बयानबाजियां चल रही थी राजनीतिक तौर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से, उसके बाद एक तरीके से एक्सपेरिमेंट लेह में हुआ है? नहीं, आप कैसे होने दे सकते हैं इसकी जिम्मे? देखिए, आज तो वहां पर उनकी विधानसभा भी नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हमारा गृह मंत्रालय चला रहा है। तो इतनी संवेदना शून्यता कैसे है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने दे देते हैं वहां पर? ठीक है, इसका जवाब राधिका खेड़ा जी। मेरी आवाज मिल रही है? जी, देखिए, आप प्रवक्ता इन्होंने से जो मत कहा पूछो। कि जो इश्यूज हैं, मैं आ रहा हूं अगर सर। आप इस किशोर आदमी तिवारी को जी, आप डिबेट पे ऐसे मत रखेंगे, बीच में मुझे नहीं बोलिए। मैं लगता आ कि रहा हूं सर। आपको आप ऐसे लोग क्यों बदतमीज चाहते हैं लोगों को कि डिबेट पे वक्त खराब हो, रखना कोई चाहिए। नहीं बोल पाएगा। विवेक श्रीवास्तव जी के पास मैं जा भी नहीं पाया हूं सर। राधिका जी, जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी टॉपिक पे जाने से पहले। आपका चैनल जो है, उनकी जो हेड है, वो पहली महिला है जो एक हिंदी न्यूज चैनल की हेड है। तो आपके यहाँ पे महिलाओं का कितना सम्मान होता है, ये आप बहुत अरे अच्छे भाई, से आप जानते हैं। किराए तो के मैं लोग उम्मीद या करती हूँ कि आपका किशोर चैनल तिवारी जी का ऐसे ऑडियो महिलाओं नीचे के साथ रखिए। बदतमीजी करने वाले को जगह नहीं राधिका जी, देगा। कंप्लीट कीजिए। अब जो बातें यहाँ पे बोली गई, देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, वहां के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कुछ डिमांड्स है, लेकिन हमारी जो सरकार है लगातार बातचीत कर रही है। और ये जो सारी चीजें हैं, हमारी 6 अक्टूबर को भी मीटिंग शेड्यूल थी, 25 और 26 सितंबर को भी मीटिंग शेड्यूल थी। लगातार जो डिमांड्स हैं उसको लेके सरकार कोऑपरेट करके सुन भी रही है, और जहां तक हो सके उनको उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि चीजें बेटर हो रही हैं, क्योंकि सरकार सुन रही है, क्योंकि सरकार वो करने की कोशिश कर रही है जो जनता चाह रही है, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, जिस वजह से इस तरीके की सिचुएशन वहां क्रिएट करी गई। ठीक है तो मैम, मेरी ओके। ये अपील है कि उन लोगों को ये तय करना चाहिए कि वो जनता के लिए है कि अपनी राजनीति के लिए है। अगर उनके लिए लेह और लद्दाख इंपॉर्टेंट होता, वहां की जनता इंपॉर्टेंट होती, तो वो इस तरीके की इंसाइट नहीं करते जो वायलेंस हुआ ठीक है मैम, आप ओके, बात करिए ओके, ना। ओके, आप ओके, गांधी जी राधिका की जी। पार्टी से आते हैं तो गांधी जी को फॉलो करिए, ना कि हिंसा जताइए। गांधी जी ने तो हाथ में पत्थर उठाना नहीं सिखाया था। ठीक। गांधी जी ने तो कहा था एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा आगे करिए। ठीक है। गांधी जी ने तो सिखाया था कि शांति से अपनी बात करिए। ठीक है, तो ये वो गांधी जी की कांग्रेस पार्टी रही कर नहीं रही तो है। वो कांग्रेस गांधी जी को फॉलो करेगी, ये उम्मीद आप क्यों कर रही हैं? विवेक जी। देखिए, सबसे पहली चीज है, ऐसे बहुत से आंदोलन पहले भी हुए हैं स्टेटहुड को लेकर के। तेलंगाना की एक डिमांड थी, जॉइंट आंध्रा हुआ करता था, वायलेंस हुआ, बहुत वायलेंस हुआ, तेलंगाना बना। उसके पहले झारखंड और बिहार, बहुत से लोग खिलाफ थे कि बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, बिहार बटा, झारखंड बना। वायलेंस थी, बहुत वायलेंस हुई उस केस में, बम तक फोड़े गए। आदिवासी भी खड़े हुए कि हमको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। आपका वेस्ट बंगाल के अंदर गोरखालैंड की डिमांड थी, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई, सुभाष जी सिंह नेता थे उसके। और आपका उत्तराखंड। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पे रीजनल एस्पिरेशंस लोगों की होती है। इसको एंटी नेशनल वायलेंस गलत है, वायलेंस के समर्थन में कोई नहीं, तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति का गलत है, बीजेपी के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ ये भी गलत है। लेकिन इसको ये कहना कि साहब ये एक एंटी नेशनल मूवमेंट है, ये देश तोड़ने के लिए है, इसको कांग्रेस इंस्टिगेट कर रही है, तो या कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये भी गलत है। 2020 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि शेड्यूल 6 के अंतर्गत हम आपकी सारी डिमांड्स को मानेंगे। सोनम वांगचुक 2014 से लेकर के आज तक बीजेपी के ब्लू आइट बॉय थे, और जब आपने 370 को हटाया, तो आपने जब इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया तो लोगों ने बोला दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बाद में हमारे लेह लद्दाख को भी एक स्टेटहुड दिया जाएगा। तो पीपल वर जुबिलिएंट। अब अचानक आपने उसको टालना शुरू कर दिया। पिछली मीटिंग जो सीरियस लेवल पे हाई लेवल की हुई थी, मई में हुई थी, उसके बाद से टालम टोल चल रहा है। तो लोग आगे बढ़े, लोगों ने बातचीत करी। सोनम वांगचुक को अचानक आपने जो नेतृत्व वहां पे कर रहे थे साइडलाइन कर दिया, बात ही करना छोड़ दिया। तो सर, अगर किसी को साइडलाइन कर दिया, जवाब दे दो। ये तो लॉजिक नहीं हो सकता है विवेक जी। विवेक जी, ये लॉजिक तो नहीं हो सकता है ना कि अगर किसी को साइडलाइन कर दिया तो वो हिंसा भड़का देगा। और ये बात भी नहीं हो सकती है कि अगर बातचीत चल रही है, विवेक जी बात तो सुनिए, आपने कई सारे राज्यों का जिक्र किया जिनसे टूटकर कुछ राज्य बने। मैं कह रहा हूं कि अगर बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, टेबल पर बैठकर बात हो रही है,
अनशन पर एक व्यक्ति बैठा है, उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अनशन छोड़ दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, जब अनशन में तब छोड़ूंगा। उन्होंने कल अनशन छोड़ा जब वहां पर हिंसा हुई है। कि हिंसा का क्या इंतजार कर रहे थे वो? नहीं अब वो देखिए, ये अब यही है ना, जब आप 2020 में भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है केंद्र में, जिसने अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो तक में डिक्लेयर किया और वहां के लोगों को प्रॉमिस किया, सोनम वांगचुक को प्रॉमिस किया, नेताओं को प्रॉमिस किया कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो अब आप 5-6 साल से टालम टोल क्यों कर रहे हैं? अपना स्टैंड क्लियर करिए। अरे मैं कह रहा हूं अगले महीने 6 तारीख को मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो इतनी जल्दबाजी क्या कि आग लगा देंगे, बीजेपी के दफ्तर को जला देंगे? 8 लोगों की मौत हो गई सर, 30 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, 80 से ज्यादा आम लोग वहां पर घायल हैं। आप दो चीजों को हम मिक्स ना करें। वायलेंस गलत है, लेकिन डिमांड फॉर स्टेटहुड सही है। ठीक, राधिका जी आप जवाब देना चाहती हैं? 20 सेकंड स्टेटमेंट जी। हाँ, निर्मल जी के पास जाना। मैं आज विवेक जी को की सराहना करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा के बोला कि वायलेंस गलत है, वायलेंस की जगह नहीं है, और जो बीजेपी दफ्तर पे हुआ वो भी गलत हुआ। बट इसके साथ साथ जो एक फैक्ट वो यहाँ पे बोलना भूल गए कि ये बात की जो लगातार जो प्रोमिसेस हुए हैं और जो चर्चा हो रही है, उसमें लद्दाख शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रिजर्वेशन है 45 से 84% हुई है, ये किसने करी? केंद्र सरकार ने। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए काउंसिल में किसने करी? हमने करी। भोटी और कुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिमांड थी वो किसने किया? हमने किया। रिक्रूटमेंट ऑफ 1800 पोस्ट किसने करी? कमेंट्स हमने करी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बातें और काम नहीं हो रहा। और सिर्फ 6 अक्टूबर नहीं विद्यानाथ जी, 25 और 26 सितंबर को भी लद्दाख के लीडर्स के साथ वहां पे हाई पावर्ड कमिटी की मीटिंग थी। लेकिन सवाल ये होता है कि वो मिस्टर वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, बिल्कुल करिए, ये हमारे देश का पुराना कल्चर रहा है, हंगर स्ट्राइक करना, अपना विरोध करना, अपना विरोध जताने के लिए इस तरह की चीजें हुई हैं। और हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हम कई स्टेट्स में ऐसा देखते हैं, कई लोग इस तरह के हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप ट्रैक पर हैं तो आप किसी गाड़ी को डिरेल क्यों करना चाहते हैं? कि अरब स्टाइल स्प्रिंग प्रोटेस्ट करें, नेपाल की तरह करें, ये उन्होंने खुद कहा। ओके निर्मल मैम, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आप पुलिस प्रमुख रह चुकी हैं झारखंड की। ये जो हिंसा हुई है, इसके पीछे बीजेपी का आरोप यह है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने भड़काया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेह में ये सब किया गया। आपको क्या लग रहा है कि सच में इस तरह की घटना जो हमने कल लेह में देखी है, ये एक्सपेरिमेंट की तरह है या नहीं? लोग सड़क पर निकल आए, उन्होंने आगजनी कर दी, उन्होंने तोड़फोड़ की, गुस्सा दिखाए और चले गए। निश्चित ही प्रोवोकेशन है इसके पीछे। और आप देखिए, ये आज की बात नहीं, तथ्यों पे जाइए। एक अरसे से 5-6 दशक पहले भी, तब से वहां पर बहुत सारे मुस्लिम बसाए जा रहे हैं, और वहां का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है बहुत चेंज हुआ है। डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं पिछले 6-7 दशकों से। और आप देखिए, वहां पे बौद्धों और मुस्लिमों में दंगा फसाद हुआ था 5-6 दशक पहले। उसके बाद से लगातार मुस्लिम पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है। जो बौद्ध है, बौद्धों की किसी ने बात की और राज्य की बात की, तथ्यों पर भी नजर डालिए। 2 या 3 लाख तो जनसंख्या है टोटल, 2 या 3 जिले हैं। और जिस तरह से आप देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हैं, उसका कुछ प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। और बहुत सारे तथ्य भी देखे हैं। जो आकांक्षाएं हैं पूरी करनी चाहिए, लोगों की अपेक्षाएं हैं पूरी करनी चाहिए, भावनाएं हैं उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। पर जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसका जो आपको जो लॉजिस्टिक देखना है, प्रोविजंस देखने हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। 2 या 3 लाख की आपकी जनसंख्या है, आप बात करते हैं, इतना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे कि डेमोग्राफिक चेंज है, इतना सबवर्जन है। ये प्योर एंड सिंपल जिसकी चर्चा सीमांत प्रांतों में सबवर्जन हो रहा है। और पिछले कुछ महीनों से चल रही है कि देश में डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा खतरा और एक तरीके से आप ये कहें कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम कहीं ऐसे हालात में तो नहीं जा रहे हैं जहां से ये सब हमको देखना पड़े। सुशील जी, क्या आपको लग रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज भी इसमें एक बड़ी वजह है जो हिंसा कल हुई है लेह में? बिल्कुल, और इसकी तरफ हमने इसकी उपेक्षा की है, लगातार उपेक्षा की है। कारगिल और लेह के बीच जो इस वक्त मनमुटाव की भी स्थिति है, संघर्ष की भी स्थिति है, उसका भी एकमात्र कारण यही है। वहां पर राजनीतिक वर्चस्व को लेकर के जो द्वंद्व है, उसका भी कारण डेमोग्राफिक डिस्टेबलाइजेशन है। और लेह एक संवेदनशील क्षेत्र है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहां का बौद्ध देशभक्त समाज है, आपको उसके प्रति और संवेदनशील होना पड़ेगा।
इस समय मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वहां विकास नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं जा रही, पैसा नहीं खर्च हो रहा, बजट नहीं दिया जा रहा। संवादहीनता की स्थिति है। वहां के 2 बार सांसद हुए हैं भाजपा के लगातार। 2014 में थुपसुम छुआंग थे और उसके बाद 2019 में जमियांग नामग्याल थे। वो युवा सांसद थे, उनको भी आपने टिकट नहीं दिया 2024 में, और आप चौथे नंबर पर आए हैं वहां। ठीक है सर, चलिए तो बहुत बहुत ऐसा शुक्रिया। क्यों हुआ कि आपकी लोकप्रियता घट गई? आप ये कह रहे हैं पूरा क्षेत्र आपके साथ खड़ा रहा। सुशील जी, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को थोड़ा और काम करने की जरूरत है, आप सब कुछ वहां पहुंचा रहे हैं लेकिन संवाद क्या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे राहुल गांधी का वो पोस्ट और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी। वहां पर सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई वो एक भड़काऊ बयानबाजी थी, वो भड़काऊ बातें थी जिससे लोग भड़क गए। और वहां कांग्रेस का एक पार्षद जिसने एक वीडियो जारी कर दिया, आरोप यह है कि उसी वीडियो की वजह से लोगों की भावना भड़की, लोगों ने हिंसा कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मास्त्र में